हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था 5वां दैनिक जीवन में रसायन, इस चैप्टर में मैंने आप लोगों के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, उसके अलावा बेकिंग पाउडर के बारे में, वेनेजोसोन के बारे में आप लोगों के लिए बताया। इनसे आगे अपना जो अगला जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है धावन सोडा। धावन सोडा अर्थात इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, इसका अणुसूत्र जो है वो Na2CO3 होता है। Na2CO3.10H2O। 10 H2O जो जल के जो अणु होते हैं ये 10 ये क्रिस्टलन के रूप में अणु पाए जाते हैं। क्रिस्टलन जल। डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलन जल जो होता है ये क्या है? किसी भी अणुसूत्र के साथ में समाहित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी अणुसूत्र के साथ में समाहित जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। स्टूडेंट, इसके अंतर्गत हम लोगों ने धावन सोडा में, धावन सोडा यानी कि धावन का मतलब होता है धोने के लिए जो सोडा काम में लिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इसमें सोडियम कार्बोनेट के जो अणु होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जो अणु होते हैं इनके साथ में 10 जल के अणु क्रिस्टलन के रूप में जमा होते हैं। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। और इसमें सोडियम कार्बोनेट के अणु, सोडियम कार्बोनेट के अणु के साथ में जल के क्रिस्टलन अणु कितने जुड़े हुए होते हैं? 10 क्रिस्टलन जल के अणु इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो निर्माण किया जाता है, इसका जो निर्माण करते हैं वो साल्वे विधि के माध्यम से करते हैं। साल्वे विधि, साल्वे विधि के अंतर्गत कच्चे पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो साल्वे विधि के माध्यम से इसका हम निर्माण करते हैं। और एक अन्य जो विधि होती है, उस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर को गर्म करके, बेकिंग पाउडर को गर्म करके भी धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट, अब अपना आता है कि यहाँ पर अणुसूत्र और रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रश्न दिया हुआ है कि धावन सोडा होता क्या है और इसके निर्माण की विधि और गुण और उपयोग को समझाइए। तो धावन सोडा, इसका अणुसूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट 10.10H2O यानी कि Na2CO3.10H2O। और इसके साथ में सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल के 10 अणु क्रिस्टलन के रूप में समाहित होते हैं। सोडियम कार्बोनेट को साल्वे विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है। साल्वे विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा इसके निर्माण की विधि के लिए हम एक और देखें तो दूसरे तरीके से बेकिंग पाउडर को गर्म करके भी इसको निर्मित किया जा सकता है। इसमें पहला जो दिया है वो साल्वे विधि के माध्यम से इस बेकिंग पाउडर को गर्म करके प्राप्त किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो चिन्ह लिखा हुआ है ये इसमें क्या है? गर्म करने का है। इसको गर्म किया गया है। गर्म करने के बाद में ये सोडियम कार्बोनेट जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में समाहित हो जाता है। तो यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है। दूसरी विधि होती है सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। और क्रिस्टलीकरण करने के लिए इसको क्या है कि नमी के साथ में समाहित करते हैं। इसके साथ में जल के अणु क्रिस्टलन के रूप में दिए जाते हैं और तब जाकर के इसका निर्माण होता है। तो ये दोनों रूप में सोडियम कार्बोनेट इसका निर्माण हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया? धावन सोडा, या हम इसको दूसरी भाषा में सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट। बात आती है इसके गुणों की। गुणों में इसके में जो पहला गुण आता है तो ये है सफेद क्रिस्टलीय और ठोस होता है। धावन सोडा जो होता है रंग कैसा होता है? सफेद व्हाइट कलर का होता है। क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है दाने के रूप में, और ठोस होता है। दूसरा जो है इसका
जल में विलय होता है। दूसरा गुण है इसका जल में विलय होता है, यानी जल में आसानी से ये घुल जाता है, घुलनशील होता है। तीसरा है इसमें इसका जलीय जो विलयन होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। जलीय विलयन इसका क्षारीय होता है, यानी कि जल में जब घोलते हैं तो घोलने के उपरांत ये कैसा हो जाता है, क्षार हो जाता है, अर्थात इसके पीएच का मान जो होता है वो 7 से ऊपर चला जाता है। चौथा है इसी में यह गर्म करने पर, चौथा मैं इसको ऊपर से ही बता रहा हूं, चौथा पॉइंट है इसको गर्म करने पर, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन जल त्याग कर, गर्म करने पर यह क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है, सोडा एस बनाता है। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो ये सोडा एस बनाता है, अर्थात सीधा सा है Na2CO3.10H2O समीकरण। जब इसको हीटिंग किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो गर्म करने के उपरांत ये Na2CO3 प्लस 10H2O, ये जो जल का क्रिस्टलन अणु है ये इससे दूर चला जाएगा और ये रह जाएगा सोडा एस, इसको बोलते हैं सोडा एस। पूछ लिया जाता है सोडा एस का सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 सोडा एस, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस कहा जाता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो होता है, खाने का जो धावन जो सोडा होता है, इस धावन सोडा को जैसे ही गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद में इससे जल के अणु यहाँ से क्रिस्टल के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं और बाहर करने के उपरांत इससे इनका निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। दूसरी इसके बाद में जो आती है बात इसके उपयोगों की, तो उपयोगों में भी हम लोग देख लेते हैं। उपयोगों में नंबर 1 इसका जो उपयोग होता है धुलाई और सफाई में, जैसा इसका नाम है धुलाई और सफाई में, जैसा इसका नाम है धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब होता है धोने के लिए, तो धुलाई करेंगे, धुलाई क्यों की जाती है, सफाई करने के लिए, तो धुलाई और सफाई के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। दूसरा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कास्टिक सोडा। बेकिंग पाउडर, कांच साबुन व बोरेक्स पाउडर के निर्माण में, तीसरा उपयोग है इसका अपमार्जक के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में। चौथा उपयोग है इसका कागज पेंट व वस्त्र उद्योग में। और पांचवा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये इसके उपयोग होते हैं। पहला है धुलाई और सफाई के लिए, यानी कपड़ों को धोने के लिए और उनको साफ सुरक्षित रखने के लिए। दूसरा इसका उपयोग है कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग पाउडर अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, कांच साबुन और बोरेक्स पाउडर के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। तीसरा अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक होते हैं डिटर्जेंट्स, यानी डिटर्जेंट्स का निर्माण जो किया जाता है उनके अंतर्गत हम इसका उपयोग करते हैं। कागज पेंट व वस्त्र उद्योग में कागज का जो उद्योग चलाया जाता है उसको दैनंदिन किया जाता है, सफाई करने के लिए काम में लेते हैं। वस्त्र उद्योग के लिए जो धागे निर्मित किए जाते हैं उनमें सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इनको कागज पेंट और वस्त्र उद्योग में, और एट लास्ट इसका जो उपयोग होता है वो है इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि जितने भी तत्व केमिस्ट्री के या रसायन के जितने भी तत्व होते हैं उन सबका हम उपयोग प्रयोगशाला के अंतर्गत करते हैं। इसलिए ये उपयोग एक कॉमन उपयोग होता है, जो सभी पदार्थ जितने भी होते हैं रसायन के उन सब का उपयोग हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। इसलिए इसका उपयोग कहाँ होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। स्टूडेंट ये था अपना धावन सोडा अर्थात धोने का सोडा। इसको हम धावन सोडा जो होता है कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है, रासायनिक
रासायनिक विधि से जिससे हम इसका निर्माण करते हैं वो साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा इसको बेकिंग पाउडर को गर्म करके भी इसके द्वारा हम निर्माण कर सकते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के लिए मैंने इसका अणुसूत्र लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म किया है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्रिस्टलीकरण यदि जल का कराया जाए तो भी हम सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके गुणों की बात आती है तो क्रिस्टलीय होता है, सफेद होता है, ठोस होता है, जल में आसानी से घुल जाता है, जलीय विलयन इसका क्षारीय होता है अर्थात इसके पीएच का मान 7 से ऊपर चला जाता है जैसे हम इसको जल में घोलते हैं। और इसके बाद में जो इसका चौथा गुण लिखा है कि इसको गर्म करने पर एक क्रिस्टलन जल तैयार करके सोडा इसका निर्माण करता है अर्थात ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म किया, गर्म करने पर सोडा इसका निर्माण हुआ और इससे क्रिस्टलीकरण जल बाहर हो जाता है। तो ये इसके गुणों में आ जाते हैं। इसके बाद में गुणों के बाद में इसके उपयोग आते हैं। तो उपयोगों में इसके धुलाई और सफाई के अंतर्गत कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, एक तरीके से साबुन और बोरेक्स के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला जो कंपाउंड में जो कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट वो कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला जो कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक रासायनिक जो रूपांतरण होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। छठवां है प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट नाम इसका बोलते हैं पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो अणुसूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट इसका अणुसूत्र होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंतर्गत इसका सबसे पहले निर्माण हुआ है इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी कहां किया गया था सबसे पहले? फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाया गया। सबसे पहले इसको फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको जिप्सम को गर्म करके बनाया गया, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या था? CaSO4.2H2 जल के अणु थे, इसको गर्म किया, क्या है ये जिप्सम है, जिप्सम। इसके साथ में जल के दो अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़े हुए हैं, इसको गर्म किया गया। ये गर्म करने का सिंबल होता है और गर्म करने के उपरांत CaSO4.1/2H2O प्लस H2। तो ये जो बना है ये क्या है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। अणुसूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सर्वप्रथम इसको गर्म करके इसका निर्माण किया गया, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया है। इसके रसायन निर्माण की अगर बात आती है तो निर्माण में हम देखते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O यानी जिप्सम। ये जिप्सम का अणुसूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है जिप्सम के अणुसूत्र के अंतर्गत जल के दो अणु हैं और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का आधा अणु होता है यानी अर्धहाइड्रेट होता है, यहाँ पर पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जिप्सम के लिए कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O इसको गर्म किया, गर्म करने के उपरांत कैल्शियम सल्फेट डॉट अर्धहाइड्रेट प्लस 1 से 1/2 जल के अणु यानी 1.5 अणु जल का क्रिस्टल के रूप में इसको जैसे गर्म करेंगे तो इससे वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होने के उपरांत शेष जो रह जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रह जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके गुणों की अगर हम बात करें तो इसमें गुणों में प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको गर्म यदि किया जाए तो यहाँ पे जो गर्म किया गया ना 393 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया गया था। इसके गुणों में अगर हम देखते हैं तो गुणों में इसका जो पहला है कि श्वेत, ठोस और चिकना पदार्थ होता है। श्वेत, ठोस व चिकना पदार्थ होता है।
चिकना पदार्थ होता है, नंबर 1 गुण है इसका। दूसरा जो गुण है इसका, इसमें जल मिलाने पर, नंबर 2, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में यह जमकर ठोस हो जाता है, जमकर ठोस हो जाता है। तीसरा जो गुण है इसमें, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 गुणों में कि पहला होता है, हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जैसे हम लोग टूटी हुई हड्डियों के ऊपर चढ़ाने के लिए करते हैं, तो गीला किया जाता है, जल मिलाया जाता है, जल मिलाने के उपरांत ये ठोस हो जाता है। तो श्वेत यानी सफेद होता है, ठोस होता है, चिकना पदार्थ होता है, बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट होता है, नरम होता है। और दूसरा गुण है इसमें, जैसे हम जल मिला देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, तो जल मिलाने पे 15 से 20 मिनट में हवा के संपर्क में आने पर ये बिल्कुल ठोस जम करके ठोस हो जाता है, और जिस आकार में हम इसको डालते हैं उसी के अनुसार ये ढल जाता है। बात आती है इसके उपयोगों की। उपयोगों में यदि हम जाएं तो इसका जो महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है, ये यहाँ पर अगर हम इसको रासायनिक दृष्टिकोण से अगर व्यक्त करना चाहेंगे, इसमें जल यदि मिला दिया जाए तो जल मिलाने के उपरांत तो इसमें हम देखते हैं कि यदि इसमें जल मिलाया गया तो CaSO4 डॉट इक्वल टू H2 प्लस 1 से इक्वल टू H2 समीकरण CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये क्या परिवर्तन हो गया जिप्सम में, कैसा हो गया ये, ठोस में हो गया, ठोस व कठोर हो जाता है। और ये क्या है, POP है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल का अणु इसमें समाहित किया गया है। यदि हम इसको दूसरे तरीके से भी देखने का यदि हम प्रयास करें तो इसको हम दूसरे समीकरण के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, बाकी का ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। उपयोगों में पहला जो उपयोग आता है इसका महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है वो होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा है इसका उपयोग भवन निर्माण में। तीसरा जो उपयोग है इसका वो है दंत चिकित्सा में। चौथा उपयोग है इसका मूर्तियां व सजावटी सामान बनाने में। और पांचवा है अग्निसह पदार्थ के रूप में। और छठवा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया यदि हम देखें तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 यानी जिप्सम को 393 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया गया। इतने टेम्परेचर पर गर्म करने के उपरांत ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसके बाद में जल के अणु इससे उत्सर्जित हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। गुणों की बात आती है तो गुणों में इसमें श्वेत ठोस व चिकना पदार्थ होता है। दूसरा है जल में, इसमें अगर हम जल मिला दें तो जल मिलाने के लगभग 15 से 20 मिनट में जैसे हवा के संपर्क में आता है तो ये जमकर के ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो इस रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। उपयोगों में इसके में पहला जो फर्स्ट उपयोग है टूटी हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में। हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के यदि कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो उसमें हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है ताकि वो हिले नहीं उस स्थान से, और एक लंबे समय बाद उसको प्लास्टर को काट दिया जाता है। दूसरा है भवन निर्माण में, मकान भवन जो बनाए जाते हैं इन पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जाती है, POP का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा दांतों के इलाज के लिए इसका उपयोग करते हैं। मूर्तियां सजावटी सामान बनाने में, जिन मूर्तियों का निर्माण होता है उनके अंतर्गत ये चिकना पदार्थ होता है, तो जिस आकार में हम इसको ढालना चाहते हैं उस आकार में आसानी से ढल जाता है, इसलिए मूर्तियां सजावटी सामान में
इसका उपयोग होता है अग्निसह पदार्थ के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये अग्निसह होता है, आपको आसानी से सहन करने में सक्षम होता है, तो इसके अंतर्गत हम इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट है इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने दो कंपाउंड कराए आप लोगों के लिए। इनमें पहला कंपाउंड कराया था मैंने धावन सोडा और दूसरा कंपाउंड मैंने कराया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोनों आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। घर पर रह करके इनको आप ढंग से लर्न करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहते हुए नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।